हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या फिर नेट इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस का मैं दूसरा सेट लेकर के आज उपस्थित हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है। दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन है, कानूनी अधिकार के रूप में, नैतिक अधिकार के रूप में, न्याय संगत अधिकार के रूप में या फिर अन्याय संगत अधिकार के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन ए है, अर्थात जो मौलिक अधिकार से संपत्ति अधिकार को हटाया गया उसको कानूनी अधिकार के रूप में स्थान प्राप्त है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके और अनुच्छेद 300 ए के रूप में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व अथवा संविधान की प्रस्तावना और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान की आत्मा मुख्य रूप से संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, बशर्ते अगर प्रश्न ये बने कि संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद से तीसरा जो प्रश्न है वह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवादों का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था, अर्थात कब उठा था? ऑप्शन ए है, चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य में, रामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य में, बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी कि चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य में पहली बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न उठा था। इसके साथ चौथा प्रश्न है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी है मौलिक कर्तव्यों में और डी है प्रशासनिक सुधार समिति के संतुतियों में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 जो है वह राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। पांचवा प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है कि संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है, अतः ऑप्शन इसका जो सी है वह सही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सातवां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 50, 51, 52 या 53। तो इसमें जो अनुच्छेद नंबर 51 है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सातवां के बाद से आठवां जो प्रश्न है वह है कि भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? अर्थात भारत में नागरिकता से संबंधित शर्तों को अर्जन करने हेतु अथवा लागू करने हेतु कौन सक्षम होता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है संसद, अर्थात यह संसद सक्षम है इसके लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है?
तो इसका जो ऑप्शन बी है जेनिंग्स इसका सही आंसर है। आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन, फाइनर, जेनिंग्स, व्हील्स, वियर्स और स्ट्रांग है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है जेनिंग्स या सही आंसर है। यानी कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी थी। इसके बाद से 10वां प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया था? जेनिंग्स पहला ऑप्शन, केटी शाह, सी एफ स्ट्रांग अथवा डी है के सी वियर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है के सी वियर यह सही आंसर है। इन्होंने ही कहा था कि संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके बाद से अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में है 110, 111, 112 और 113 अनुच्छेद, यानी कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो अतः इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 110। इसके बाद से 12वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? अगर आप निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा यह प्रश्न। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 325, 327, 326 और डी ऑप्शन है 328। तो संविधान के अनुच्छेद 326 है अर्थात ऑप्शन जो सी है यह सही है। इसके द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह मतदान में भाग ले सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद से 13वां प्रश्न कहता है कि भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कथन नंबर ए है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। ऑप्शन बी है कि वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। ऑप्शन नंबर सी है कि उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और डी है कि भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त है। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है, यह सही उत्तर है। अतः इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद से अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना में ये जो शब्द हैं ये कब जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। तो इस तरह से यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि 44वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन या 50वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि तिलक द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है, अर्थात ये 4 पुस्तक दी हुई है, इसमें से कोई एक पुस्तक तिलक के द्वारा नहीं लिखी गई है। पहला पुस्तक है दी ओरियन, अर्थात ये भी तिलक के द्वारा लिखी गई है। बी आर्कटिक होम इन वेदास, यह भी तिलक के द्वारा लिखी पुस्तक है। गीता रास सबसे प्रसिद्ध पुस्तक तिलक जी की है और यह भी तिलक के द्वारा ही लिखी गई है। अंत में जो डी ऑप्शन है लाइफ डिवाइन, यह तिलक जी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। अतः इसका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। इसके बाद से प्रश्न नंबर 16वां है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? अर्थात हमारा जब देश आज़ाद होता है और संविधान बनाने की बात होती है तो कैबिनेट मिशन योजना का गठन होता है और उसके द्वारा हमारे संविधान को बनाने की बात की जाती है। तो उसमें पूछ रहा है कि कितने सदस्यों का जो है कि चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 349, 389, 450 या 545। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात 389, ये मेंबर जो है कि
सेलेक्ट किए गए थे कि इतने लोग मिलकर के हमारे संविधान को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद से 17वां प्रश्न कहता है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जाग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य था, अर्थात यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, या जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो इसका जो ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, यह सही आंसर है, अर्थात श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। इसके बाद से निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? पहला है हेगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, बी है पवित्र परिवार, सी है दर्शन की दरिद्रता, और लास्ट में चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यह करेक्ट आंसर है, अर्थात ये तीनों की तीनों जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स और डी बसु। तो इसमें जो ऑप्शन बी दिख रहा है अर्थात रजनी कोठारी के द्वारा जो है कि इस पुस्तक को लिखा गया था, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक। इसके बाद से अगला प्रश्न, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? पहला है भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति अथवा ऋग्वेद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है मनुस्मृति, यह सही आंसर है। मनुस्मृति में ही यह बात कही गई है। इसके बाद से अगला प्रश्न कहता है कि किसने युवा मार्च और वृद्ध मार्च के बीच अंतर बताया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है कि ए है अल्तथुसर, यह सही आंसर है, यानी कि अल्तथुसर के द्वारा युवा मार्च और वृद्ध मार्च के बीच अंतर किया गया था। इसके बाद से प्रश्न नंबर 22 है कि साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? एम.एन. राय, माओ त्से तुंग, लेनिन अथवा ट्रॉट्स्की। यह चौथा ऑप्शन जो है आपका ट्रॉट्स्की, उसके बाद से सी ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है माओ त्से और ए ऑप्शन है एम.एन. राय। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है अर्थात माओ त्से तुंग, यह सही आंसर है, यानी कि साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में अनुकूलित जो करने का कार्य किया गया था वो माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था। 23वां प्रश्न है कि अंतर विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? माओ, हाब्स, मिल अथवा लाक। तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात माओ, इस माओ के द्वारा ही अंतर विरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अतः 25वां प्रश्न है कि किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? ऑप्शन ए है लेनिन, एम.एन. राय, सी ऑप्शन है मार्क्स, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, यह कथन मार्क्स के द्वारा ही कही गई है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही आंसर है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 25 है कि किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारिणी समिति के रूप में देखा था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, बी है एंजिल्स, सी है स्टालिन और डी है मार्क्स। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात मार्क्स है यह करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रबंधन करने वाली कार्यकारिणी समिति के रूप में देखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मार्क्स के द्वारा। इसके बाद से प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? लेनिन, माओ, स्टालिन अथवा गोर्बाचेव। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे होंगे माओ, तो माओ इसका क्या है? सही आंसर है, यानी कि सांस्कृतिक क्रांति के लिए माओ को जाना जाता है। माओ के द्वारा ये बताया गया जितना ही जरूरी औद्योगिक क्रांति है उतना ही जरूरी सांस्कृतिक क्रांति भी होती है। इसके बाद से 27वां प्रश्न करता है कि निम्न में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक है? पहला है बेंथम, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है लास्की और चौथा है जे.एस. मिल। तो इस तरह से ऑन लिबर्टी पुस्तक का जो लेखक है वह है जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 28 कहता है कि दी फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक
कौन है? ए है हीगल, बी है प्लेटो, सी है अरस्तु, डी है मिल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे होंगे हीगल, यह इसका करेक्ट आंसर है। अर्थात द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वह हीगल महोदय हैं। 29वां प्रश्न कहता है कि किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? पहला है जेरेमी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, हीगल ने अथवा अरस्तु ने। तो यह जो कथन है, यह कथन जेरेमी बेंथम के द्वारा कहा गया था, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 30 है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है सेबाइन और डी है डनिंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात प्लेटो के द्वारा जो है कि यह बात कही गई थी कि राज्यों की उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि जो राजा होगा उसमें दार्शनिक विचार नहीं होंगे, दार्शनिक भावना का विकास नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है बोदा, ऑप्शन नंबर बी है रूसो, सी है लाक और डी है हाब्स। तो वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी कि हाब्स महोदय का ये कथन है। इसके बाद से अगला प्रश्न है निम्न में कौन विद्वान प्लेटो के मुक्त समाज का शत्रु माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लियो स्ट्रास, कार्ल पापर, हन्ना आरेंट, विलियम जेम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल पापर जो है उसको जो है कि प्लेटो के मुक्त समाज का शत्रु माना गया है। इसके बाद से अगला प्रश्न जिस क्रम में राजनैतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे सही क्रम कौन से हैं? यानी कि मैकियावेली, हाब्स, रूसो, मिल, मैकियावेली, रूसो, हाब्स, मिल, सी ऑप्शन है हाब्स, मैकियावेली, रूसो, मिल अथवा डी ऑप्शन है हाब्स, रूसो, मिल, मैकियावेली। तो इसका जो ऑप्शन ए देख रहे होंगे मैकियावेली, उसके बाद से हाब्स, उसके बाद से रूसो, उसके बाद से कौन है? मिल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? ए है संप्रभुता, बी है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, सी है प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात संप्रभुता, यह इसका सही आंसर है। अर्थात हाब्स की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है उसमें प्रयुक्त जो कॉमनवेल्थ शब्द है इसका अर्थ होता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? ऑप्शन नंबर ए है कैटलिन, ऑप्शन नंबर बी है एम.बी. फोस्टर, कार्ल पापर अथवा बार्कर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है एम.बी. फोस्टर इसका सही आंसर है। इस प्रकार से आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फिर से अगले क्लास में हम लोग एक नए जो है कि टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।